फ्रेंड्स, कोई आगे का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही हैं, आपको बता दूं। एक तो ये कि बोलते बोलते कभी कभी कोई आर्टिकल या मुंह से गलत निकल जाता है ना, लेकिन क्योंकि उसको मैं इतनी बार बोलता हूं, इससे आप कंप्रहेंड कर सकते हैं कि सही पोजीशन क्या है। जैसे मैंने भी देखा बीच में कहीं कहीं 263 जगह 263 2-3 बार बोलने के बाद 268 निकल गया मुंह से, तो वो 268 उसको समझ लीजिएगा आप। मैं समझता इतना आप में लर्नेडनेस होगी कि दिक्कत नहीं होगी। और दूसरा, जो मैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बता रहा था, तो मैंने देखा कि उसमें एक सेक्शन मैंने आर्टिकल 33 डिस्कस किया था, तो आर्टिकल 33 नहीं, वो आर्टिकल 335 है, वो देख लीजिएगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से एक चीज और, जहां आपको डाउट हो वहां आप, मेरा फोन नंबर है 80, चलिए बात बता दूंगा आपको लेकर के, 80990274 ये नंबर है, और यही मेरा व्हाट्सएप भी है। जब आपको बात करना हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो पहले मुझे व्हाट्सएप से मैसेज करेंगे, तब मैं आपको टाइम दूंगा तो हमारी फोन पे बात हो पाएगी। कोई अगर डाउट होगा मन में तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, या कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप में बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी में जाएंगे, कर भी सकते हैं, तो आपको अभी से इतना प्रिपेयर रहना है कि कोई भी क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से रिलेटेड, या जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड हो, या कोई और सब्जेक्ट हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और मुझे अच्छा लगेगा। कल हमने लेक्चर दिया था आपको पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट पर, उसको मैं चाहता हूं एक बार और आपको बता दूं कि कैसे आप उसको लिखेंगे आंसर को, क्योंकि क्वेश्चन दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है। एक तो ये कि प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है, इसको डिस्कस करिए। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का राष्ट्रपति तानाशाह है, या मतलब डिक्टेटर है, या एक डेमोक्रेट है। तीसरा क्वेश्चन आ सकता है, क्या जो प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं उसमें प्रेसिडेंट कभी तानाशाह बन सकता है। इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होता है। मैं उसको फिर रिपीट कर देता हूं, कैसे आप लिखेंगे। अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आप मेंशन करेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट की पोजीशन अमेरिकन राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बीच की होती है। मतलब वो ना तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरह पावरफुल होता है, ना तो अमेरिकन राष्ट्रपति की तरह पावरफुल होता है, बल्कि बीच का स्टेटस उसका होता है। वो भारत का हेड ऑफ द स्टेट होता, भारत का राष्ट्रपति होता है, भारत का प्रमुख, सरकार का प्रमुख नहीं होता। ये पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, क्योंकि वो केवल राज्य का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख होता है, सरकार का प्रमुख नहीं होता, इसलिए उसके पास रियल पावर वेस्ट नहीं करती। दूसरा, हमारा सिस्टम एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमेशा जो फंक्शनिंग होती है वो पार्लियामेंट में होती है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही सारा काम करती है लेजिस्लेशन का, एग्जीक्यूटिव का। लेजिस्लेशन का अगर करेगी तो बिल को लेकर के पार्लियामेंट में जाएगी, एग्जीक्यूटिव का करेगी तो जैसे हेल्थ मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, ये सारे लोग अपना एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी देखेंगे। तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन से लेकर के लेजिस्लेशन तक की सारी जिम्मेदारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। वही लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होते हैं। जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होगी तो नेचुरली उनके पास सारे पावर्स भी होंगे, और इस तरीके से प्रेसिडेंट की पावर बहुत कम होती है, क्योंकि उसके पास न तो कोई जिम्मेदारी होती है और न कोई रियल में पावर एक्सरसाइज कर सकता है वो, क्योंकि रियल पावर एक्सरसाइज करने की पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में होती है। तीसरा, जैसे
आर्टिकल 52 और 53 कल मैंने डिस्कस किया था आपको कि आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। शैल वर्ड है, इसका मतलब राष्ट्रपति को हटा नहीं सकते आप, रहेगा। जब रहेगा तो कैसे रहेगा, उसको मेंशन किया गया आर्टिकल 53 में। लिखा गया है कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव हेड भी होगा और आर्मी के कमांडर इन चीफ भी होगा और सारी पावर उसमें वेस्ट करेंगी एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो जब एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट करेंगी तो आर्टिकल 53 में क्लियर कर दिया गया है इन सारे पावर्स को वो एक्सरसाइज करेगा अपने सबऑर्डिनेट्स के एड एंड एडवाइस पर। सबऑर्डिनेट्स का मतलब होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होता है, सबऑर्डिनेट्स का मतलब गवर्नर होता है, सबऑर्डिनेट्स का मतलब सिविल सर्वेंट भी होता है। तो जितने भी पावर जो भी उसको दी गई हैं उसके नाम में एक्सरसाइज होंगी, उसके नाम में एक्सरसाइज होंगे। जैसे मान लीजिए अब आपका सिलेक्शन हो गया सिविल सर्विसेज में, तो लिखा गया महामहिम राष्ट्रपति की इच्छा पर, ऑन द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो भी, क्योंकि राष्ट्रपति खुद नहीं करता, खुद नहीं लेटर भेजता, खुद नहीं रूल बनाता, लेकिन सब कुछ लिखा होता है ऑन द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका जो कार्यकाल रहेगा राष्ट्रपति के प्लीजर पर डिपेंड रहेगा, लेकिन रियल पावर एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव करती है। चौथा पॉइंट, जब कोई बिल राष्ट्रपति के सामने लाया जाता है तो बिल अगर प्रोसीजरल तरीके से पास किया गया है, मतलब दोनों हाउसेज में गया है, तो राष्ट्रपति को उस बिल को निगेटिव करने की, उस बिल को निगेट करने की, रिफ्यूज करने की पावर नहीं होती। राष्ट्रपति उस बिल पर साइन अपना करता है और दो कंडीशन में मैंने बताया था आपको, एक तो अमेंडमेंट में और एक मनी बिल के केस में। तो बिल को रिकंसिडरेशन करने के लिए वो भेज भी नहीं सकता राष्ट्रपति। और इसके अलावा हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 77 में राष्ट्रपति को रूल मेकिंग पावर होती है डिपार्टमेंट्स के वर्किंग को प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करने के लिए, लेकिन रियल में ये रूल पावर होती है, जो रूल मेकिंग पावर होती है वो होती है एग्जीक्यूटिव के हाथ में, प्रॉपर मिनिस्टर्स के हाथ में, डिपार्टमेंट्स के हाथ में। अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई पावर है तो एटॉमिक एनर्जी का मिनिस्टर करेगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर से कोई रूल मेकिंग पावर है तो होम मिनिस्टर के पास में होती है या उसका किसी सबऑर्डिनेट के पास होती है। तो राष्ट्रपति के नाम में रूल बनते तो हैं, लेकिन राष्ट्रपति खुद रूल नहीं बनाता, यहां तक कि राष्ट्रपति को पता भी नहीं होता कि कौन कौन से रूल बन गए हैं। राष्ट्रपति को केवल कम्युनिकेट भर करना पड़ता है, ये रूल हमने बना दिए गए हैं। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। और पांचवा पॉइंट हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 352 में राष्ट्रपति की पावर है इमरजेंसी इंपोज करने की। आर्टिकल 352 में, 356 में, 360 में, 352 में राष्ट्रपति प्रोक्लेमेशन करता है इमरजेंसी का, किसी चाहे पूरे भारत में, चाहे भारत के किसी राज्य में या भारत के राज्य के किसी एक पार्ट में प्रेसिडेंट के पावर होती है इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की। इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की कंडीशन होती है या तो इंडिया पर अटैक हुआ हो, इंडिया के किसी पार्ट पर अटैक हुआ हो, या अटैक होने का खतरा हो, या कोई इंटरनल रिबिलियन हो, इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जिसका डायमेंशन इतना बड़ा हो कि आर्म्ड फोर्सेस या पुलिस फोर्स का सशस्त्र विद्रोह होता हो, तब राष्ट्रपति को पावर होती है इमरजेंसी इंपोज करने की। तो इससे लगता है कि राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, लेकिन जब आप आर्टिकल 352 के नीचे क्लासेस में जाएंगे, अभी बाद में आएंगे, तो उसमें लिखा गया है कि प्रेसिडेंट की इमरजेंसी इंपोज करने की पावर तभी होगी जब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सिग्नेचर से एडवाइस आए। ये स्पेसिफिक कर दिया गया है। तो इसका क्लियर कट मीनिंग है कि राष्ट्रपति इमरजेंसी की पावर को भी, जो बहुत बड़ी पावर होती है, खुद एक्सरसाइज नहीं कर सकता। इसके अलावा जब राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर देता है तो बहुत सारी पावर्स वेस्ट कर जाती हैं पार्लियामेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में। राष्ट्रपति वेस्ट नहीं करती, अगर राष्ट्रपति भी करती भी है इसका मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट। तो हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 250, 353, 354 में सारी पावर्स वेस्ट करती हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, फाइनेंस की हो या लेजिस्लेशन की हो, वो सेंटर के पास चली जाती है। विधायन से लेकर के प्रशासन तक की सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं।
इतनी पावर्स देखेंगे जो हमारी पावर दी गई हैं, वो एक्सरसाइज या आर्टिकल 155 में गवर्नर का अपॉइंटमेंट करना हो तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस नहीं होगी तब तक कोई अपॉइंटमेंट वो खुद नहीं कर सकता, या अगर गवर्नर का डिसमिसल भी करना हो तो खुद नहीं कर सकता। ये 6-7 पॉइंट आप दिमाग में रखेंगे, इससे ये क्लियर कट मैसेज जाता है कि राष्ट्रपति की पावर दिखावटी ज्यादा है, दे आर मोर नॉमिनल देन रियल, और इन सारी पावर को एक्सरसाइज वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का एडवाइस से करता है, क्योंकि आर्टिकल 74 क्लास 1 में ही लिखा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, उसे एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका डिटेल हम कल डिस्कस कर चुके हैं। एक पॉइंट और हमने डिस्कस किया था, पावर ऑफ अपॉइंटमेंट। मिनिस्टर्स को अपॉइंट करने की पावर होती है राष्ट्रपति आर्टिकल 75(1) में, तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति किसी को अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में कोई पैरामीटर नहीं दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति को क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम करना पड़ता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप आर्टिकल 13 क्लास 3 देखेंगे तो कस्टम और कन्वेंशंस भी आते हैं। ठीक है, तो कन्वेंशन क्या है? कन्वेंशन वही है जो हमने ब्रिटेन से फॉलो किया है कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई एडवाइस देगी तो उसे मानेगा, केवल उन कंडीशंस को छोड़ करके जहां उसे कुछ राइट दे दिए गए हैं, जैसे बिल को रिकंसीडर करने के लिए भेजने के लिए, और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। राष्ट्रपति के पास एक प्रिविलेज दिया गया है आर्टिकल 78 में, राइट टू बी ऑनर्ड, राइट टू बी रिस्पेक्टेड, क्योंकि आफ्टर ऑल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसलिए आर्टिकल 78 में उसे राइट टू बी कम्युनिकेटेड दिया गया है, राइट टू बी इन्फॉर्म दिया गया है कि प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है उसे हर परिस्थिति से जो बिल लाना चाहता है, अगर कहीं विदेशी दौरे पर गया वहां से आकर के राष्ट्रपति को ब्रीफ करेगा, या अगर कोई कंप्लेंट आती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ कि इन्होंने बिना कैबिनेट के अप्रूवल के बिल ला दिया है, तो इन सारी चीजों पर राष्ट्रपति जानकारी ले सकता है आर्टिकल 78 में। तो निष्कर्ष हमारा यह होता है, राष्ट्रपति की पावर्स भले ही रियल ना हो, लेकिन जो पावर उसे दी गई हैं उसका एक्सरसाइज, उसका जो यूज है वो इस एग्जीक्यूटिव को, मतलब प्राइम मिनिस्टर को गाइड करने में, उसको मॉडरेट करने में, उसे काउंसिल करने में कर सकता है, ताकि सरकार प्रॉपर तरीके से चलती रहे। इसलिए एक अच्छा राष्ट्रपति, एक ऐसा प्रेसिडेंट जो मॉडरेट है, जो बैलेंस है, वो अपने प्रभाव से, अपने नेचर से गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और मैंने आपको कल एग्जाम्पल दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, आई.के. गुजराल साहब का, कि किस तरीके से राष्ट्रपति ने अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके इन दोनों लोगों को कहा कि अपने जो रिकमेंडेशंस है उसको रिव्यू करें। सरकार को बर्खास्त करने की बात थी, तो प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी बहुत मैटर करती है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी है जो कल हमने शायद डिस्कस नहीं किया। आप सोचेंगे कि कभी कभी प्रेसिडेंट अपनी पावर को यूज कर सकता है, क्योंकि कमांडर इन आर्म्स कमांडर का वो कमांडर इन चीफ है। अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 1993 में 83 में जब इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था तो एक वैक्यूम हो गया था। कांग्रेस रूल तो कर रही थी लेकिन कोई लीडर नहीं था। राजीव गांधी विदेश में थे, इटली में थे, उनको तुरंत बुलाया गया और ज्ञानी ज़ैल सिंह ने बिना किसी फॉर्मेलिटी के उन्हें राष्ट्रपति अपॉइंट कर दिया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि इमरजेंसी थी। और आप जानते हैं कि भारत में एक दिन भी, भारत का जो संविधान ये कहता है, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं हो सकता जबकि इंडिया का प्रेसिडेंट कोई ना हो, इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर ना हो। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह ने अपनी पावर को यूज किया विदाउट एनी फॉर्मेलिटी, विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। उन्हें बाद में इलेक्ट किया लीडर राजीव गांधी को, लेकिन ज्ञानी ज़ैल सिंह ने अपनी पावर को यूज किया। एक तो ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जब राजीव गांधी का मर्डर हुआ था 1993 में, उस समय आप देखिए दंगे हो रहे थे, तमिल्स को मारा जा रहा था क्योंकि राजीव गांधी का जो
असैसिन था, जो मर्डर था वो तमिल था। तो उसको रोकने के लिए जब इतना समय नहीं था, सरकारें ढुलमुल थी, जो गवर्नमेंट थी गुजराल साहब की ठीक से काम नहीं कर रही थी, पार्लियामेंट से डायरेक्शन आने में टाइम मिलता, इसलिए वेंकटरमन ने, राष्ट्रपति उस समय जो थे, उन्होंने सीधे आर्म फोर्सेस को कमांड किया, डायरेक्शन दिया, आप जाइए और दंगा रोकिए। तो ये पावर राष्ट्रपति की स्पेशल पावर है जो 1993 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद वेंकटरमन यूज की थी, और 1983 में इंदिरा गांधी के मरने के बाद ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें अपॉइंट करके यूज किया गया था। तो अभी क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप कर रहा है, 70 साल के इतिहास में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि या बहुत बड़ा डिटोरेशन निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए अभी कन्वेंशन डेवलप कर रहा है, और आने वाले टाइम में जो सिचुएशन होगी अभी हमको पता नहीं क्या आएगा, लेकिन आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से फॉलो किया है, इसलिए वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हिसाब से राष्ट्रपति नॉमिनल हेड है, उसके पास पावर बहुत जीरो होती है। जीरो इसलिए होती है क्योंकि कोई भी पावर बिना वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस की यूज नहीं कर सकता, विद एक्सेप्शंस मैंने 2 एग्जांपल अभी दिए, इसके अलावा कल मैंने दिया था प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने में, जब गवर्नमेंट प्रॉपर नहीं थी 1979 में चरण सिंह को अपॉइंट किया गया, फिर इसके बाद चंद्रशेखर को अपॉइंट किया, बीपी सिंह को अपॉइंट किया गया। जब क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं थी तो राष्ट्रपति ने अपने विजडम से ही इनको अपॉइंट किया। तो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे मोड़ आते हैं, कभी कभी इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसे मोड़ आते हैं जो राष्ट्रपति को पावरफुल बना देते हैं। हालांकि ऐसे सिचुएशन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, अधिकतर टाइम में, कल हमने बताया था आपको, कि मेजॉरिटी के साथ काम करती है, फुल फ्लेज गवर्नमेंट काम करती है, राष्ट्रपति को मौका नहीं देती कि अपनी आर्बिट्ररी पावर को यूज कर सके। इसका आंसर इस तरीके से आप लिखेंगे। तो आज मैं सोच रहा था आपको कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट बताऊं, लेकिन इसके पहले मैं सोचता थोड़ा सा आपको प्रेसिडेंट की पोजीशन में बताइए आपको। तो पोजीशन में प्रेसिडेंट को जो डर है वो इंपीचमेंट का होता है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे तो हमारा इंपीचमेंट हो सकता है। तो इंपीचमेंट क्या होता है आज हम डिस्कस करना चाहते हैं थोड़ा सा आपको, पता नहीं सिलेबस में है या नहीं, लेकिन जानना चाहिए आपको, क्योंकि कॉम्पिटिशन में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो प्रेसिडेंट को इंपीच करने की पावर दी गई है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को आर्टिकल 61 में। इंपीच की हिंदी होती है दोषारोपण। तो जब प्रेसिडेंट को इंपीच करना होता है, और प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट का केवल एक ग्राउंड होता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके कैरेक्टर से कोई मतलब नहीं है, कैसे लाइफ लीड करता है उससे कोई मतलब नहीं है, केवल अगर जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं अगर उनका वायलेशन करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस नहीं मानता, ऐसे आदमी को अपॉइंट करता है वो पार्लियामेंट में जिसके बाद मेजॉरिटी ही नहीं है, तो ऐसे मूवमेंट में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट होता है, इसलिए पार्लियामेंट को पावर दी गई है उसके खिलाफ इंपीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाने की, कि ऐसा प्रेसिडेंट किसी काम का नहीं है, इसको इंपीच कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो इंपीचमेंट की जो प्रोसेस होती है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है, मगर यहां वर्ड इंपीचमेंट यूज किया गया है, न कि रिमूवल। यहां मेरे दिमाग में बात और आ रही है, रिमूवल वर्ड यूज किया गया है जजेस को हटाने में। आर्टिकल 124 क्लास 4 जब आप देखेंगे, जजेस का इंपीचमेंट नहीं होता, जजेस का रिमूवल होता है। यही अंतर है। जब बात करेंगे प्रेसिडेंट को हटाने की तो आप कहेंगे इंपीचमेंट वर्ड यूज हुआ है, लेकिन जजेस के केस में इंपीचमेंट वर्ड यूज करना गलत है, क्योंकि लिखा गया है जजेस के रिमूवल कैसे होता है। तो आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति का इंपीचमेंट होता है, जो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन ग्राउंड पर किया जा सकता है। और कैसे होता है? जब इंपीच करना होता है, जब उस पर कोई अभियोग लगाना होता है, तो दोनों में से कोई भी हाउसेस, जैसे राज्यसभा 250 मेंबर है, लोकसभा में मान लीजिए 542 मेंबर है, दोनों में से कोई भी हाउसेस चाहे जहां शुरू करें, वो अपनी टोटल स्ट्रेंथ का 1/4 मेंबर एक प्रस्ताव पारित करते हैं उसको हटाने के लिए। उस प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति को और दूसरे सदन को, जहां प्रस्ताव पारित होता है, जैसे राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा को नोटिस जाएगी कि हमने प्रस्ताव पारित किया है, 14 दिन की नोटिस आपको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को भी दे दिया है कि राष्ट्रपति के खिलाफ ये सदन
महाभियोग लाना चाहता है तो 14 दिन की नोटिस होती है। 1/4 मेंबर टोटल मेंबरशिप के, जितनी जैसे 250 मेंबर अगर राज्यसभा के हैं तो 250 का 1/4 मेंबर अगर रेजोल्यूशन लाते हैं तो रेजोल्यूशन से इंपीचमेंट प्रोसेस शुरू होता है। अब अगर इंपीचमेंट लाते हैं 1/4 से, ये प्रपोज करते हैं हम लाना चाहते हैं, 14 दिन नोटिस दे दिया। इसके बाद एक प्रक्रिया और होती है, जो सदन जैसे राज्यसभा लाया प्रस्ताव तो नोटिस देने के बाद 14 दिन की और 1/4 मेंबर के साथ रेजोल्यूशन के साथ वो अगर टोटल स्ट्रेंथ की मतलब 250 की 2/3 बहुमत से अगर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पारित करेगा तब वह प्रस्ताव चला जाता है दूसरे सदन को। ध्यान रखिएगा, अभी एक ही सदन इन्वॉल्व है, अगर लोकसभा में आएगा तो राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाएगा तो लोकसभा में आएगा। जब दूसरे सदन में जाता है, जब एक सदन ने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया गया, नॉट 2/3 आर द प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 आर द टोटल मेंबरशिप। अब अंदाजा लगाइए कितना कठिन है ये। अगर एक मेंबर कम हो जाए तो प्रस्ताव नहीं पारित हो सकता। ये जानबूझ कैसा किया गया है ताकि राष्ट्रपति के खिलाफ ऐसा महाभियोग रेयर केस में लाया जाए और लाया ही ना जाए जहां तक संभव हो। तो जब एक हाउस ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, दूसरे हाउस के पास भेजा, तो दूसरे हाउस में क्या होगा, राष्ट्रपति के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होगा। उसे 14 दिन की नोटिस मिल चुकी है। यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उस सदन के सामने प्रेजेंट होना होगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो दूसरा सदन है। मतलब लोग अगर राज्यसभा में लाया गया तो लोकसभा कर रही है, तो राष्ट्रपति को प्रेजेंट होना पड़ता है पार्लियामेंट के सामने। राष्ट्रपति को यह राइट है कि वो अगर चाहे तो अपना वकील कर सकता है, अपने को डिफेंड कर सकता है, राइट टू बी डिफेंडेड। तो राइट टू बी डिफेंडेड दिया गया है ऐसे केस में जो इंपीचमेंट लाया गया है कि भाई हमने कोई वायलेशन नहीं किया है, उसका लॉयर आर्गू करेगा। अब अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देती है, टोटल मेंबरशिप का मतलब 542 का 2/3, तब उसी प्रस्ताव की तिथि से जो बाद वाला सदन पारित करती है, राष्ट्रपति को हटाया हुआ मान लिया जाएगा। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसके 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ तो यह है कि प्रेसिडेंट को हटाना लगभग असंभव है, क्योंकि पार्लियामेंट के दोनों सदनों में अगर एक मेंबर भी एब्सेंट हो गया तो प्रस्ताव नहीं पारित होगा, और ऐसा बहुत आसानी से हो सकता है। दूसरा, जब प्रस्ताव पारित हो गया तो राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव है, अभियोग है, इसलिए राष्ट्रपति को उस पर साइन करने की न तो जरूरत है न तो इसका मैंडेट है, क्योंकि राष्ट्रपति हटा दिया गया तो प्रस्ताव के दिन से ही जो सेकंड सेशन जो प्रस्ताव लाती है उस प्रस्ताव की तिथि से ही राष्ट्रपति को हटा हुआ मान लिया जाता है और राष्ट्रपति की पोस्ट वैकेंट हो जाती है। तो पहले तो जो पहला हाउस था जिसने इंपीचमेंट को प्रोसीड किया था, प्रोसीडिंग शुरू की थी, वो तो पहले प्रस्ताव पारित कर चुकी है। तो दूसरे सदन के जो प्रस्ताव पारित होता है, टोटल मेंबरशिप का 2/3 से राष्ट्रपति हटा हुआ मान लिया जाता है। यहां पर एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि क्या डिफरेंस है जब किसी जज को हटाते हैं, जज को रिमूव करते हैं, तो जज के रिमूवल ग्राउंड दिए गए हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड दिया गया है, या काम फिजिकल और मेंटल कैपेसिटी या मिसकंडक्ट। राष्ट्रपति के कंटेस्ट में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है, मिसकंडक्ट या इनकैपेसिटी, दोनों में से कोई वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो केवल एक ही आधार से हटाने का है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जबकि आर्टिकल 24 क्लास 4 में जजेस को रिमूव करने के लिए जजेस का रिमूवल तभी हो सकता है जबकि कोई मिसकंडक्ट हो या मेंटल इनकैपेसिटी हो, पागल हो गया हो, बौखला गया हो, या किसी तरीके से अपना काम करने में मेंटली या फिजिकली उसने ऐसा काम किया, मिसकंडक्ट किया हो। मिसकंडक्ट बहुत तरीके से हो सकते हैं, घूस लिया हो, और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आज तक किसी जज को हटाया नहीं जा सका। हालांकि जजेस को रिमूवल की प्रक्रिया कई बार हुई है, मगर प्रोसीजर टफ होने की वजह से, इनफ्लेक्सिबल रिजिड होने की वजह से उसे हटाया नहीं गया है।
तो जजेस को हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? राष्ट्रपति के केस हमने देखा कि अगर पूरी स्ट्रेंथ है और 2/3 बहुमत से पास करती है तभी राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, और राष्ट्रपति हटाते ही उसका हटना ऑटोमेटिक हो जाता है, किसी और प्रस्ताव की, किसी और आदेश की जरूरत नहीं पड़ती। जजेस के केस में क्या होता है? पहला अंतर तो आ गया है, वर्ड रिमूवल है, इंपीचमेंट नहीं है। दूसरा क्या है? जजेस को हटा सकते हैं जब मेंटल इनकैपेसिटी हो, फिजिकल या मेंटल इनकैपेसिटी हो, या मिसकंडक्ट हो, ये क्वालिफिकेशन दी गई है। तो जजेस को कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन का कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जजेस को हटाने की जो प्रक्रिया वो भी काफी रिजिड है, हालांकि कंपैरिजन टू प्रेसिडेंट आसान है। प्रेसिडेंट के केस में हमने देखा कि जब तक टोटल मेंबर प्रेजेंट न हो तब तक राष्ट्रपति का इंपीचमेंट नहीं हो सकता, लेकिन जजेस के केस में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हां, फिर भी टफ है। टफ कैसे है कि जजेस को हटाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन होता है, वो इंक्वायरी कमीशन एक्ट 1968 में बनाया गया है, और उसमें सेक्शन 3, 4, 5 में तरीका दिया गया है कि जजेस का मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी कैसे इंक्वायर की जाएगी। वो हम नहीं जा रहे हैं, हम ये जा रहे हैं इस बात को लेकर के कि हटाने की प्रक्रिया में क्या है, दोनों सदनों के इन्वेस्टिगेशन के बाद जो इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी कमीशन जो बनता है, अगर रिपोर्ट देती है तब उस रिपोर्ट को सदन के दोनों हाउसेज में रखा जाता है, और जब सदन के हाउसेज में रखा जाता है तो सदन को पहले उसे अप्रूव करना होता, वेटिंग होती है, मतलब पहले उसे अप्रूव करना पड़ता है कि जो इंक्वायरी बैठी उसके खिलाफ वो सही है कि नहीं सही है। अगर कोई सदन मेजॉरिटी से उस इंक्वायरी की रिपोर्ट को ओके करती है तभी जजेस के खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस शुरू होता है, नहीं तो नहीं होता। अब यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति के केस में इस तरह की कोई इंक्वायरी नहीं होती। चौथा पॉइंट होता है कि जब आप रिमूव करना चाहते हैं किसी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, यहां तक कि अदर जो अथॉरिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज, वो कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? जो नॉन पॉलिटिकल अथॉरिटीज हैं, वो अथॉरिटीज हैं इलेक्शन कमीशन, दो तरीके का इलेक्शन कमीशन है, और दूसरा है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। उसको हटाने की प्रक्रिया में वही है जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने की होती है, और ये बड़ा हमारा फॉर्चून है, आज तक इनको हटाने की कभी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनमें से किसी ने मिसकंडक्ट नहीं किया या मेंटल इनकैपेसिटी किसी के पार्ट पर अब तक नहीं रही है। तो जजेस को हटाने की प्रक्रिया में हम चौथा पांचवा पॉइंट डील कर रहे थे। क्या होता है? जजेस को हटाने के लिए जो हाउस की मेंबरशिप है, जैसे मान लीजिए कि 250 अपर हाउस में और 452 या 450, 540 या 542 लोकसभा में, तो इन हाउसेस के, हर हाउस के टोटल मेंबरशिप का आधा से ज्यादा, मतलब अगर मान लीजिए राज्यसभा में 250 मेंबर है तो 250 मेंबर कितना हुआ? 125 प्लस 1, और लोकसभा में कितना हुआ? 442 का आधा कर दीजिए, उसमें एक जोड़िए, वही मोर देन हाफ हुआ। जब इतने टोटल सदन के हाफ से ज्यादा मेंबर वोट करें उस जज के खिलाफ, मतलब जो प्रस्ताव लाया गया है प्रस्ताव के पक्ष में उसे हटाने का, इसके साथ साथ एक क्वालिफिकेशन और भी है, ये जो आधा होना चाहिए, जो टोटल मेंबरशिप का आधा होना चाहिए, इसकी संख्या जो प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो मेंबर प्रेजेंट हैं, जितने प्रेजेंट हैं, मान लीजिए 250 में से 220 प्रेजेंट है, 230 प्रेजेंट है, उनका 2/3 होना चाहिए। ये बहुत रिजिड प्रोसेस है, इसको कैलकुलेट करके देखिएगा तो जजेस को हटाने की प्रक्रिया भी बहुत टफ है। टोटल मेंबरशिप का आधा हो प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो, जो प्रेजेंट हो मतदान करें, उनका 2/3 हो, तो लगभग पोजीशन वही आकर के बैठती है जो प्रेसिडेंट के केस में बैठती है। मगर अंतर केवल इतना ही है कि राष्ट्रपति के केस में जहां टोटल मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, वहां जजेस केस में टोटल मेंबरशिप में अगर 1, 2, 3, 4, 5 एब्सेंट भी हैं तब भी काम चल जाता है। क्योंकि मान लीजिए अगर 250 में 2 हटा दीजिए, 5 मेंबर हटा दीजिए, नहीं है, तभी 245 का आधा 123 हुआ या 124 हुआ, तो 124 की जो मेंबर होनी चाहिए वो
जो मेंबर वहां प्रेजेंट हैं वो प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। बहुत मुश्किल पोजीशन, मतलब 124-25 तो होना चाहिए और 124 की स्ट्रेंथ टोटल मेंबर की जो जितने लोग प्रेजेंट करें उनका 2/3 भी हो। ये जब फार्मूला आप निकालेंगे तो काफी टफ प्रोविजन है। यही अंतर है प्रेसिडेंट में और जजेस के रिमूवल में। ये प्रक्रिया है हटाने की। प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट होता है प्रेसिडेंट के केस में, जजेस के केस में रिमूवल होता है। जजेस का जैसे रिमूवल होता है वैसे रिमूवल होता है इलेक्शन कमीशन का भी, इलेक्शन कमिश्नर्स का भी और कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का भी, क्योंकि दोनों की पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, अपॉइंट राष्ट्रपति प्रेसिडेंट करेगा जजेस को भी। इसमें एक पॉइंट और हम जोड़ सकते हैं प्रेसिडेंट की पोजीशन को लेकर के, क्यों अभी डिस्कस ही कर रहे हैं कि जब हम डिस्कस कर रहे थे प्रेसिडेंट की पोजीशन नॉमिनल है, तो आप देखेंगे कि 124 क्लास 2 में अनुच्छेद 24 खंड 2 में प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है जजेस को भी। लेकिन अब यहां पहले जहां 1993 के पहले प्रेसिडेंट का मतलब होता काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वहां प्रेसिडेंट का मतलब होता नाम कॉलेजियम। तो 1993 में से सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जजेस का अब अपॉइंटमेंट के लिए राष्ट्रपति को सलाह लेनी पड़ेगी। जजेस के कॉलेजियम होगी 5 मेंबर्स की, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। फिर भी राष्ट्रपति की पावर लिमिटेड है, तब भी लिमिटेड थी, क्योंकि तब एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करती थी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस पर काम करता था। अब वो कॉलेजियम का एडवाइस पर काम करना पड़ता, उसे काम करना पड़ेगा। यहां भी राष्ट्रपति की पावर लिमिटेड ही है। तो ये हुआ प्रेसिडेंट की पोजीशन और इंपीचमेंट। अब हम आते हैं पावर पर। तो पावर का चूंकि लंबा चैप्टर है तो इसको आज हम खाली इंट्रोड्यूस करते हैं, डिस्कस करेंगे कल या परसों जब भी टाइम मिलेगा। तो इसमें देखिए पहला तो प्रेसिडेंट, तीनों एंगल से देखिए, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल है, बल्कि कहिए ऑल इन वन इन ऑल है और ऑल इन वन है। प्रेसिडेंट में सब है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। तो भारत का राष्ट्रपति पूरा ब्रह्मांड है और उसी राष्ट्रपति से तीनों चीजें निकलती हैं, न्यायपालिका भी, कार्यपालिका भी, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है और कॉन्स्टिट्यूशन से निकलती है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और विधायिका। तो राष्ट्रपति के पास तीनों शक्तियां हैं, भले नॉमिनल हो मगर पावर तो है ही। तो राष्ट्रपति के लेजिस्लेटिव पावर क्या है, उसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि राष्ट्रपति को बिल पर साइन करना होता है, बिना प्रेसिडेंट के बिल के सिग्नेचर के बिल ला बन ही नहीं सकता। अगर राष्ट्रपति अड़ ही जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस तो खड़ी हो ही जाएगी। तो राष्ट्रपति की पहला लेजिस्लेटिव पावर है बिल पर साइन करना। दूसरा लेजिस्लेटिव पावर है इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस मेंटेन करना। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति को पावर दी गई है और आर्टिकल 213 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में यही पावर स्टेट्स के गवर्नर को दी गई। यह हुआ लेजिस्लेटिव पावर। दूसरा है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर में क्या है, जब हम आर्टिकल 53 में जाएंगे तो सारे एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट है प्रेसिडेंट में। तो एग्जीक्यूटिव पावर में एक तो मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट है, दूसरा गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, तीसरा सिविल सर्वेंट्स का अपॉइंटमेंट है, चौथा अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट है, जो जुडिशियल, जो अटॉर्नी जनरल आप समझ रहे हैं, जो गवर्नमेंट के बिहाफ से प्लीड करते हैं पार्लियामेंट में। तो ये चारों तरह का अपॉइंटमेंट्स, इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट है, सारे अपॉइंटमेंट्स प्रेसिडेंट के पास होते हैं। इसको डिस्कस करेंगे हम अलग से। तो विधायी, कार्यपालिकी और न्यायपालिका। न्यायपालिका तो न्यायपालिका है, सुप्रीम है, राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया तो उसे प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाना पड़ता। अगर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट दे देती है तो सुप्रीम कोर्ट दे देते, जजमेंट इज फाइनल। सुप्रीम कोर्ट इसको रिव्यू करेगा, उसका रिवीजन करेगा। अगर हाई कोर्ट देगा तो हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, लेकिन प्रेसिडेंट को इसमें कोई पावर नहीं होती, क्योंकि जुडिशरी है और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है और प्रेसिडेंट जनरली ही इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। लेकिन वो भारत का राष्ट्रपति है, इसलिए उसे लिमिटेड जुडिशियल पावर दी गई है। उसे जुडिशियल नहीं कर सकते हैं, कोसाई जुडिशियल।
सेमी जुडिशियल, क्योंकि बेसिकली वो एग्जीक्यूटिव पावर है, अब वो पावर है पार्डन करने की, क्षमा करने की, आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब त्राह त्राह मच गई हो, जब मान लीजिए एक ऐसा आदमी कन्विक्शन हो गया है जो बहुत ईमानदार आदमी है, जिंदगी में कभी उसने कोई न तो खून किया न चोरी की है, लेकिन उसने कत्ल कर दिया अपनी बीवी का, उसकी बीवी बेवफा थी, तो वो अपील करेगा प्रेसिडेंट के पास, ये साहब मैंने जिंदगी में कोई क्राइम नहीं किया, क्योंकि मर्डर किया है इसलिए मुझे आजीवन कारावास हो गया है, कृपया मुझे माफी दे दे और मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो राष्ट्रपति उसे माफ कर सकता है। तो राष्ट्रपति की जो पार्डनिंग पावर है, कल मैंने थोड़ा डिस्कस किया था, ये पावर भी डिपेंड करती है एग्जीक्यूटिव पर। तो राष्ट्रपति इसका प्रयोग भी इंडिपेंडेंट नहीं करता, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर तो है। और ये पावर का एडवांटेज ये है कि पहली चीज तो ये है, राष्ट्रपति की पावर उसकी सॉवरेंटी को शो करती है। ये पावर कभी राजा में होती थी, जिसको राजा चाहे माफ कर दे चाहे सर कलम कर दे, ठीक वही पावर तो सर कलम करने की पावर तो अब नहीं है, केवल जुडिशरी के हाथ में है, लेकिन माफ करने की पावर, ह्यूमन पावर प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 में अभी भी है। किसी स्टेज पर किसी भी एक्यूज्ड को, किसी भी सजा पाए कैदी को वो माफ कर सकता है। आर्टिकल 72 की ये पावर है। इसे सेमी एग्जीक्यूटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तो ये तो राजा की पावर है जो उसमें दे दी गई है, तो ये शो करता है राजा की बची कुछ शक्तियों को। दूसरा, ये इनजस्टिस होने से बचाता है। कभी कभी जजमेंट में गवाहियां गलत आ गई, कभी कभी जजमेंट गलत हो गया और प्रेसिडेंट को लगा कि हाँ ये आदमी जिंदा रहने लायक है कई एंगल से, तो राष्ट्रपति से माफी दे देता है, या सजा कम करने लायक है तो उसे सजा को कम कर देता है। और तीसरी, ये प्रेसिडेंट की पॉलिटिकल पावर भी है, क्योंकि इट इज टू बी एक्सरसाइज बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो राष्ट्रपति की छत्र छाया है, राष्ट्रपति एक अम्ब्रेला है, एक रूफ है, एक कवर है जिसमें तीनों बॉडीज एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेशन काम करते हैं। इसलिए राष्ट्रपति को इस कंटेक्स्ट में माफी के मामले में, माफी के मामले में सबसे ऊपर रखा गया है, जो आर्टिकल 72 से क्लियर होता है। इससे बहुत सारी डिबेट्स हैं, कंट्रोवर्सीज हैं। जब हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पावर को, पार्टी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अब कर लेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, जितना हो सकेगा। और दूसरी चीज, कोई चीज अगर मुझसे गलत, क्योंकि देखिए मेरे पास कुछ है नहीं, न तो कोई किताब है, न तो कोई बैरेक्ट है, सिर्फ अपने आप अपने नॉलेज के, अपने विजडम के बेसिस में आपसे बात कर रहा हूं और कोशिश करता हूं कि पूरी तरीके से आपको हम पूरी चीज दे सकें। लेकिन जहां कोई चीज मुझसे गलत निकलती है या आपको जहां भी डाउट है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करूंगा। इसके अलावा भी अगर कोई मेरी हेल्प जरूरत होती है, किसी कॉम्पिटिशन में तैयारी कर रहे हैं आप, तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, बशर्ते कि प्रोटोकॉल से आए। पहले आप व्हाट्सअप करें, नाम बताएं अपना कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो मैं आपको टाइम दूंगा व्हाट्सएप पर, आप फोन करेंगे तो आपकी पूरी मदद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।